जय श्री राम, राधे राधे, जय जय राजस्थान। किया हो मेरा सारा टाबरा ने राम राम। आज सीटी 2026 की क्लास लेके आया हूँ और ई क्लास में आप राजस्थान भूगोल पढ़ेंगे। और राजस्थान भूगोल को जो अपवाह तंत्र है, राजस्थान की जी नदियाँ हैं, बिंगो सेकंड भाग है। आज ई क्लास में आप अध्ययन करांगा। और इस सेकंड भाग में जिसको अध्ययन करना आ रहा आप वो है बंगाल की खाड़ी में किसी किसी नदियां हैं वे गिरे हैं और किसी किसी प्रत्यक्ष रूपों या अप्रत्यक्ष रूपों जल है राजस्थान को वो बंगाल की खाड़ी में पहुंचे हैं और वहाँ पर किसिया बांध बने रहे हैं और बिंग सगा सगा पपटांगा किसिया किसिया जलप्रपात है को किसी झीलों में नदियां निकले तो यानी बांगो उद्गम स्थल भी पड़ांगा, बांगो मुहानो क्षेत्र भी पड़ांगा और वे राजस्थान के न्यू जिला पैटर्न के आधार पर रहेगी नदियाँ। और बाम आप पढ़ांगा कि किसी किसी जिला में है वो किसी किसी नदियाँ हैं वो प्रवाहित हुए। तो आज ई क्लास में आप सेकंड क्लास राजस्थान का अपवाह तंत्र की आप पूर्ण अध्ययन करवाऊंगा। इं पहला जो फर्स्ट भाग हो वो राजस्थान को अपवाह तंत्र वो हो जो अरब सागर में संपूर्ण नदियां हैं भी गिरे मुख्य नदी और मुख्य नदी के सागे सागे उनकी सहायक नदियां किसी बांध बने हुए है, किसी जलप्रपात है और किसी किसी जिला में वह प्रवाहित हुए। तो मेप के सागे आप अध्ययन करांगा संपूर्ण। तो एक क्लास में संपूर्ण अध्ययन नदियों में है वो मैं आपको थाने करवाऊंगा और राजस्थान के पूर्वी भाग और जो पठारी भाग है दक्षिणी पूर्वी भी में किसी किसी नदियां प्रवाहित हुई यानी अरावली के जी पूर्वी की जी नदियां हैं वह नदियां के बारे में आप अध्ययन करना रहा। तो क्लास ने थे अंत तक देखो, अपना नोट्स है वे पूरा कर लियो क्योंकि सीटी को एग्ज़ाम अक्टूबर के महीना में है तो एग्ज़ाम फॉर्म भी थे फिल कर लियो। और तो इंगे सागे सागे थाने राजस्थान भूगोल और भारत को जो भूगोल है वो पूर्व में मेरे यूट्यूब चैनल पर था न रहेगो, बिल्कुल निःशुल्क रहेगो। बस थाने लाइक करना है, कमेंट करना है, कमेंट करके बतानी है क्लास थाने किया लगी है। और चैनल पर आते नहीं आया हो तो चैनल ने थे सब्सक्राइब करो और आगे भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा शेयर करो जका ई क्लास को है वो फायदो उठा सके। यानी मेरा मानना वही है कि बड़ी बड़ी कोचिंग संस्था में जा करके आप जी फीस भरा, महंगी फीस भर के आप पढ़ाई करा और बाई चीज़ थाने में निःशुल्क अट मेरे यूट्यूब चैनल पर देने ला रहा हूँ। तो ये तो ज़्यादा फर्क कौन ही है बा में और ई क्लास में, क्योंकि राजस्थान की जी चम्बल नदी है तो चम्बल नदी जी मैं पढ़ाऊँगा बाई बट्ठे पढ़ा है तो थाने निःशुल्क और घर पर सुविधा है बा अठ में देने ला रही हूँ। तो ई खातर आज आप बंगाल की खाड़ी पढ़ांगा तो पूरो विश्वास और जोश के साथ आप अध्ययन करांगा। तो आते नोटबुक ले लो और पेन ले लो और इन क्लास के आगे बैठ जाओ और आपका नोट्स है वे पूरा कर लो और रिवीजन करो बढ़िया तरीका हूँ। तो चलो देखा बंगाल की खाड़ी में किसी किसी नदियाँ हैं वो गिरन लाग रही है राजस्थान की तो अपवाह तंत्र पढ़ांगा बंगाल की खाड़ी। अगर बंगाल की खाड़ी की बात करा तो राजस्थान की अपवाह प्रणाली को तीन भागों में मैंने पहले भी बताया था कि तीन भागों में विभाजित किया है। एक बंगाल की खाड़ी है, एक अरब सागर है और तीसरा है आंतरिक अपवाह तंत्र। तो ये तीन भागा में विभाजित करेड है। तो आप एक नंबर बंगाल की खाड़ी अरब सागर पढ़ लियो जो 17% अपवाह तंत्र को हिस्सों रखे हैं। अब आप सेकंड पढ़ांगा बंगाल की खाड़ी जो 23% हिस्सों रखे हैं। तो यानी कुल अपवाह तंत्र को राजस्थान को जो 23% भाग रखा है वो है बंगाल की खाड़ी और इनमें किसी किसी नदियां हैं वो गिरे है या इनको जल लेके जावे है। वह चंबल नदी है, बनास नदी है, बाणगंगा नदी है और गंभीर नदी है। ये चारों नदियां वे है जबकि संपूर्ण आपको जल है वो बंगाल की खाड़ी में लेके जावे हैं। अब वे नदियां जो जल बंगाल की खाड़ी में लेकर जाती है उसे बंगाल का अपवाह तंत्र के नाम से जाना जाता है। अब मैप आप देखा तो मैप में अगर अरावली की स्थिति देखा तो उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम है और जो कि पूर्ववर्ती जो नदियां हैं यानी जो ये पूर्व की ओर की नदियां राजस्थान की वो सभी नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में अपना जल है वो लेकर के जाती हैं। चाहे उसमें चंबल नदी हो, चाहे उसकी बनास नदी हो, चाहे बाणगंगा नदी हो या फिर गंभीरी नदी हो, कोई भी नदी हो, सभी नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में अपना जल है वो लेकर के जाती हैं। हाँ, तो अब आप एक नंबर नदी के बारे में पढ़ांगा और वह नदी है चंबल नदी।
तो आज आप चंबल नदी के बारे में विस्तारों अध्ययन करांगा। अगर इन्हें उपनाम की बात करें कि उपनाम इन्हें पुकारी जावे तो इन्हें चरमवती नदी, कामधेनु या नित्यवाही नदी के नाम है वो पुकारी जावे। चरमवती चंबल नदी के और कामधेनु ई वजह क्योंकि राजस्थान को जो पूर्वी मैदानी भाग है और ये मैदानी भाग आज चंबल नदी प्रवाहित हुए और बटे सिंचाई पेयजल है, बटे जल की उपलब्धता करवाए, ई कारण इन्हें कामधेनु नदी के नाम जानू जाए। क्योंकि राजस्थान को पूर्वी मैदानी भाग है बट सबसे ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन हुए और आ नदी वो मैदानी भाग में प्रवाहित होता है, ई कारण इन्हें कामधेनु नदी के नाम पुकारी जावे। इंगे आगे अगर बात करा तो इन्हें नित्यवाही नदी भी कही जावे। नित्यवाही नदी क्यों कही जावे? क्योंकि आ वसंत ऋतु हो, शीत ऋतु हो, ग्रीष्म ऋतु हो, कोई सी भी ऋतु हो, इनमें वर्ष भर जल है वो प्रवाहित हुए और वर्ष भर जब जल प्रवाहित हुए इन खातर इन्हें नित्यवाही नदी के नाम पुकारी जावे। अगर इंगा उद्गम स्थल की बात करा तो इंगो जो उद्गम स्थल है वो जनापाओ की पहाड़ियां हुए मध्य प्रदेश को जो महू क्षेत्र है। तो और देखने ला रहे हो मध्य प्रदेश राज्य के महू स्थान है बट जनापाओ की पहाड़ियां हैं इन तरह की और जनापाओ की पहाड़ियां है बट उद्गम है वो चंबल नदी को है और उद्गम होने के बाद में उत्तर की ओर प्रवाहित हुए और उत्तर की ओर प्रवाहित हो गए राजस्थान के दक्षिणी भाग में 84गढ़ चित्तौड़गढ़ है बटे राजस्थान में प्रवेश करे। तो राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन है वो पूछो जावे। तो राजस्थान के 84गढ़ जो है चित्तौड़गढ़ में बटे चंबल नदी प्रवाहित हुए। तो जय पर नाम है 84गढ़, चित्तौड़गढ़ और चंबल नदी। ठीक है, तो 8वां राजस्थान में प्रवेश करे। अगर राजस्थान में अगर बात करा तो आज चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में बहती हुई मुरादगंज इटावा उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जावे। तो 84गढ़ चित्तौड़गढ़ के बाद में बूंदी है, कोटा है, सवाई माधोपुर है, धौलपुर है और करौली 8 जिलों में प्रवाहित होने के बाद में आज की यमुना नदी है और वो है उत्तर प्रदेश को स्थान और मुरादगंज इटावा उत्तर प्रदेश और 8 आगे आ यमुना नदी में मिल जावे। तो यमुना नदी में आपको पूरो जल है, संपूर्ण जल है वो लेके जावे हैं। अगर ये कुल लंबाई की बात करें आप, ये टोटल लंबाई कितनी है चंबल नदी की, तो 1051 किलोमीटर इनकी टोटल लंबाई है। तो थाने याद रखनी पड़ेगी चंबल नदी की कुल लंबाई भी पूछ के सीटी के एग्जाम में, तो 1051 किलोमीटर है वो टोटल लंबाई है चंबल नदी की। इंगे सागा अगर बात करें कि राजस्थान में लंबाई कितना किलोमीटर है, तो 322 किलोमीटर है। तो राजस्थान में 322 किलोमीटर में प्रवाहित हुआ है और अगर बात करें संपूर्ण इनकी लंबाई की तो 1051 किलोमीटर इनकी पूरी लंबाई है। और राजस्थान की एकमात्र है जो 12मासी नदी है। तो राजस्थान की एकमात्र 12मासी नदी है, यानी 12 महीने में इनमें जल है वो बना रहता है और बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। यानी बहाव की दृष्टि अगर बात करें तो बहाव की दृष्टि यानी जल प्रवाह की बात करें तो सबसे बड़ी नदी किसी है, चंबल नदी है और राजस्थान को सर्वाधिक जल आपूर्ति करती है। और राजस्थान को सबसे ज़्यादा जल आपूर्ति किसी नदी करे अगर इनकी बात करें तो वह चंबल नदी ही जल आपूर्ति करे, क्योंकि राजस्थान की जगह सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनता है वो राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश में और बठू आ नदी प्रवाहित हुए। तो इन कारण सबसे ज़्यादा जलापूर्ति की जगह व्यवस्था करे तो वह सिंचाई के लिए भी और पेयजल के लिए भी वह चंबल नदी है। और यह नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। तना बतायो राजस्थान के दक्षिणी छोर पर प्रवेश करे और भी बाद में उत्तर की ओर यहाँ प्रवाहित हुए और इन बाद में उत्तर प्रदेश में चली जावे। तो आज चंबल नदी के बारे में अब आप नेक्स्ट चंबल नदी के बारे में जानकारियां पढ़ांगा। तो अगर देखा हैंगिंग ब्रिज, और हैंगिंग ब्रिज है वो किसी नदी पर बनाए हुए हैं, तो वो है देश का चौथा व राज्य का पहला हैंगिंग ब्रिज है वो कोटा में चंबल नदी पर बनाया गया है। तो हैंगिंग ब्रिज है वो देश को चौथो है और राज्य को पहलो है जो वो हैंगिंग ब्रिज है और वो कोटा जिला में बनाया हुआ है चंबल नदी पर। तो हैंगिंग ब्रिज कहाँ बना हुआ है, कोटा जिले में बना हुआ है, राजस्थान का पहला है और देश का यानी भारत का ये चौथा हैंगिंग ब्रिज है और ये चंबल नदी पर बना हुआ है। इंगा सागा अगर बात करें चूलिया जलप्रपात की, तो चूलिया जो जलप्रपात है तो वो बेंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है और राजस्थान को सबसे ऊंचो जलप्रपात है जिनकी ऊंचाई 18 मीटर है।
तो राजस्थान में ऊंचाई 18 मीटर है चूलिया जलप्रपात की, और भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में स्थापित है वो। तो यानी जलप्रपात क्या न कहवे, यानी जो पठारी भाग हुए या भी कोई पर्वत है बिंगी तीव्र ढाल हुए और जल ऊपर है वो नीचे की ओर गिरे और एक झरने के रूप में गिरे, तो बिना पर जलप्रपात के वहां। तो चूलिया जलप्रपात है वो भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में, और राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, और इनकी ऊंचाई है 18 मीटर। तो 18 मीटर इनकी ऊंचाई है चूलिया जलप्रपात की। इंगे सागा सागा अगर बात करा तो चम्बल नदी है वो घड़ियालों की शरण स्थली मानी जाती है। तो चम्बल नदी है घड़ियालों की शरण स्थली, यानी जो मगरमच्छ है उनकी शरण स्थली मानी जाती है। सबसे ज्यादा मगरमच्छ यहीं पर है, ठीक है। तो मगरमच्छों की संख्या सबसे ज्यादा कहाँ है, तो वो है चम्बल नदी पर। ई खातर इन्हें घड़ियालों की शरण स्थली के नाम जानो जावे। और चम्बल नदी में मगरमच्छ के अलावा गागे सूस यानी डॉल्फिन की मछली है, ये जीव है वो सबसे ज्यादा है वो चम्बल नदी में पाया जाए। डॉल्फिन मछली है, मगरमच्छ है, तो ये सबसे ज्यादा संख्या में चम्बल नदी में ही है। और भारत सरकार ने 2009 में गंगा की डॉल्फिनों को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। यानी डॉल्फिन की मछली है, इन 2009 में गंगा की डॉल्फिनों को राष्ट्रीय जलीय जीव है वो घोषित किया था। तो वो क्वेश्चन भी थाने पूछो जाए, भारत सरकार ने 2009 में किसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था, तो वो है डॉल्फिन मछली को। तो डॉल्फिन ने है वो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो घोषित करो गए है। इंग सागे सागे चम्बल नदी के बारे में आंकड़ा है कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट, और केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट के तीसरे चरण में चम्बल नदी को शामिल किया गया था। तो यानी जो चरण अलग अलग, तो तीसरे चरण में किने शामिल करो, चम्बल नदी ने शामिल करो। और किसे प्रोजेक्ट में, नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो केंद्र सरकार को प्रोजेक्ट है, बीइंग तीसरे चरण में चम्बल नदी ने शामिल करो गई है। तो आपने क्वेश्चन पूछो जाए कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट में केंद्र सरकार ने कौन से चरण में चम्बल नदी को शामिल किया गया, तो वह तीसरे चरण में शामिल किया गया। अब आप पढ़ांगा चम्बल नदी की सहायक नदी है बांगे बारे में। अगर चम्बल नदी की सहायक नदियों के बारे में आप बात करा, चर्चा करा, तो इनकी एक नंबर की नदी है वह काली सिंध नदी। और काली सिंध है वो चम्बल नदी की मुख्य सहायक नदी है और बड़ी सहायक नदी है। और इनको जो उद्गम हुआ है वो है बागली गांव मध्य प्रदेश। और बागली गांव मध्य प्रदेश हुए है वो काली सिंध नदी को उद्गम स्थल है वो मान्य जाए। तो बागली गांव मध्य प्रदेश में वो काली सिंध नदी को उद्गम हुआ है। बिंग बाद में अगर बात करा तो राजस्थान में बिंदा गांव झालावाड़ में प्रवेश करके नवनेरा कोटा में चम्बल नदी में मिलती है। तो यानी नवनेरा गांव है, बिंदा गांव है झालावाड़, और बिंदा गांव झालावाड़ को देखो अठू है वो झालावाड़ जिले में आप प्रवेश करें, और प्रवेश करने के बाद में आज्ञा में नवनेरा कोटा में चम्बल नदी में मिल जाए। तो नवनेरा जो कोटा वो स्थान है बटा चम्बल नदी में मिल जावे हैं। और अगर आप किन के किसी जिले में आप प्रभावित होएंगी बात करा, तो आज झालावाड़ में, कोटा में, 12 में, और इन बाद में 12 बाद में वापस कोटा जिला में बेगे और चम्बल नदी में मिल जावे। और काली सिंध की अगर सहायक नदी की बात करा तो आहू है, प्रवन है, चंद्रभागा है, निमाज है और उजाड़ है। एक काली सिंध नदी की सहायक नदियां हैं। तो काली सिंध नदी की सहायक नदियां मुख्य मुख्य है, आहू है, प्रवन है, चंद्रभागा है, निमाज है और उजाड़ है। तो ये इनकी सहायक नदियां हैं। और काली सिंध की चम्बल की काली सिंध है वो सबसे बड़ी नदी है सहायक नदियों में। वैसे तो नहीं है, उससे पहले बनास है, पर तो बड़ी नदी की बात करें तो मुख्य नदी मानी जाती है काली सिंध नदी। इनके बाद में प्रवन नदी, और प्रवन नदी को उद्गम बात करें तो वो प्रवन नदी को भी मध्य प्रदेश उद्गम हुआ है, और इनके बाद में राजस्थान में प्रवेश होने के बाद में काली सिंध नदी में मिल जावे। और राजस्थान में अगर बात करें तो झालावाड़ और बारा में बहती हुई ये पलायता बारा में काली सिंध नदी में मिलती है। तो आप बाद में क्यों है पलायता बारा में काली सिंध जो की नदी है भीमा नदी में मिल जावे नदी। तो मुख्य नदी है जो कि काली सिंध नदी की सहायक नदी है, और काली सिंध में मिलने के बाद में काली सिंध बाद चम्बल नदी में मिल जावे है। तो 12 जिला में मिले परवन नदी है वो। और इनके सागे अगर बात करा तो परवन की सहायक नदी की अगर बात करा तो परवन नदी की किसी सहायक नदी है
तो काली खांड के संगम पर मनोर थाना दुर्ग झालावाड़ में बना है। यानी परवन नदी की सहायक नदी काली खांड के संगम पर है, यानी काली खांड नदी आती है और काली खांड नदी थे आ देखने ला रहे हो और काली खांड नदी के संगम पर अगर बात करें तो वह बटे मनोर थाना दुर्ग है झालावाड़ जिले में। तो मनोर थाना दुर्ग भी किसी किसी नदियां के संगम पर है, तो परवन और काली खांड नदियां के संगम पर बने हुए हैं। इन बात में आप पतो करांगा आहू नदी के बारे में। और आहू नदी के बारे में अगर चर्चा करा तो आप मध्य प्रदेश में इसको इंगो उद्गम हुए और राजस्थान में झालावाड़ और कोटा जिला में आप बेवे हैं और गागरोन झालावाड़ में काली सिंध नदी में आ नदी मिल जावे है। तो झालावाड़ जिला में जो गागरोन झालावाड़ को जो क्षेत्र है बटा काली सिंध नदी में मिल जाए किसी नदी आहू नदी। तो आहू नदी मुख्य काली सिंध नदी की सहायक नदी है और इंग उद्गम है वो मध्य प्रदेश में। इन कारण काली सिंध परवन और आहू तीना नदियां की अगर बात करें तो तीना नदियां उद्गम है वो मध्य प्रदेश राज्य में। ठीक है, अब आप और सहायक नदियां के बारे में पढ़ा तो वह है पार्वती नदी। अगर पार्वती नदी की बात करा तो जो इंग उद्गम हुए वो विंध्याचल पर्वत श्रेणी के सीहोर क्षेत्र यानी मध्य प्रदेश इंग उद्गम हुए है। और राजस्थान में अगर प्रवेश करा तो करियाहट 12 में राजस्थान में आ नदी है वो प्रवेश कर रहे हैं। तो राजस्थान में प्रवेश करियाहट 12 में करे और इंगो जो उद्गम है वो विंध्याचल पर्वतमाला है जो सीहोर क्षेत्र मध्य प्रदेश है। तो बठू इंगो उद्गम है वो है पार्वती नदी को। और राजस्थान के किसे किसे जिलों में प्रवाहित हुए तो राजस्थान में बारा और कोटा दोनों जिला में बेवे है और पालीघाट सवाई माधोपुर 3 जिला में और इनके बाद में चंबल नदी में मिल जावे। तो पार्वती नदी बारा कोटा और सवाई माधोपुर में बेवे और पालीघाट है सवाई माधोपुर में और पालीघाट में आकी में मिल जावे चंबल नदी में मिल जावे पार्वती नदी। तो पार्वती नदी भी मुख्य है चंबल नदी की सहायक नदियां में। बिंग बाद में कुन्नू नदी और कुन्नू नदी की बात करा तो इंग उद्गम भी मध्य प्रदेश हुए और राजस्थान में 12 बहने के बाद में आज चंबल नदी में मिल जावे। तो कुन्नू नदी है वो 12 जिला में बेवे और 12 जिला में बेवे बहने के बाद में आज चंबल नदी में मिल जावे। तो पार्वती और कुन्नू भी जो उद्गम स्थल है वो कठुए मध्य प्रदेश में है। इन बाद में आलनिया नदी और आलनिया की नदी है मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ जो कोटा में बठू निकला है उद्गम हुआ और चंबल नदी में मिल जावे। यानी मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ कोटा जिला में और मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ कोटा निकले और कोटा जिला में ही आज चंबल नदी में मिल जावे। और इनमें कोटा जिला में एक बांध भी बने हुए है जिसका नाम है आलनिया बांध। तो कोटा जिला में एक बांध है जिसका नाम है आलनिया बांध है जो कि किसी नदी पर आलनिया नदी पर बनाई रही है। तो ये सहायक नदियाँ हैं चंबल नदी की। अन्य जिया काली सिंध है आहू है परवन है पार्वती है और कुन्नू आंगो सारी नदियां उद्गम है वो मध्य प्रदेश हुए परंतु आलनिया नदी को उद्गम है वो कोटा हुए और कोटा जिला में वापस से चंबल नदी में मिल जावे। अब आप चंबल की सहायक नदियां और भी पढ़ांगा। अगर चंबल की सहायक नदियां और की बात करा तो वह है बामनी या फिर बामणी नदी। तो चंबल नदी की मुख्य नदी है और इनको जो उद्गम हुआ है वो हरिपुरा की पहाड़ियाँ हुआ है बेंगू चित्तौड़गढ़ में। तो हरिपुरा की जो पहाड़ियाँ हैं बेंगू चित्तौड़गढ़ में और भैंसरोडगढ़ जो चित्तौड़गढ़ जो क्षेत्र है बड़े चंबल नदी में आ नदी मिल जावे। तो यानी बेंगू चित्तौड़गढ़ इंगू उद्गम हुआ है और भैंसरोडगढ़ जो चित्तौड़गढ़ जो क्षेत्र है बटा आ चंबल नदी में मिल जावे बामनी या फिर बामणी नदी के वहाँ पर। तो आ नदी मुख्य नदी है चंबल नदी की बामणी या बामणी नदी। और इनकी विशेषता देख सकते हो देखो थे हरिपुरा की पहाड़ियों बेंगू चित्तौड़गढ़ जिलो है संपूर्ण जिलो है 20 जिलों उद्गम हुआ है और भैंसरोडगढ़ जो दुर्ग बने हुए चित्तौड़ में और चित्तौड़ में आज चंबल नदी में मिल रहे हैं। इन बाद में सहायक नदी है कुराल नदी और कुराल नदी की अगर आप बात करा तो कुराल नदी को जो उद्गम है वो उपरमाल का पठार भीलवाड़ा हुआ है। तो कुराल नदी को जो उद्गम है उपरमाल की जो पहाड़ियाँ हैं और भीलवाड़ा जिला में और भीलवाड़ा जिला में ये नदी को उद्गम हुआ है
और भीलवाड़ा और बूंदी दोनों जिला में बहने के बाद में आज चंबल नदी में मिल जावे। यानी भीलवाड़ा के बाद में आप बूंदी जिला में जावे और बूंदी जिला में जाके आज चंबल नदी में गिर जाए पूरी की पूरी नदी। इंग बाद में मेज नदी, और मेज नदी की बात करा तो इंगो जो उद्गम है वो है बिजोलिया भीलवाड़ा। तो बिजोलिया जो भीलवाड़ा का जो क्षेत्र है बटू मेज नदी को उद्गम हुआ है। और बिंग बाद में इंग की सहायक नदी की बात करा मांगली नदी पर भीमलत जलप्रपात बूंदी में बना हुआ है। तो भीमलत जलप्रपात भी बना हुआ है। मेज नदी की सहायक नदी है मांगली नदी, और मांगली नदी पर है वो भीमलत जलप्रपात है वो बना हुआ है। और आप भीलवाड़ा बूंदी दोनों जिला में बहने के बाद में आज चंबल नदी में मिल जावे। तो भीलवाड़ा और चंबल नदी में बेवे और चंबल नदी में बहने बूंदी जिला में बहने के बाद में आज चंबल नदी में मिल जावे। अन्य सहायक नदियों की बात करें चंबल नदी की सहायक नदी किसी किसी है तो गुजाली है, चाकण है, घोड़ा पछाड़ नदी और बनास नदी। ये सहायक नदी मुख्य मुख्य नदियां हैं जो कि चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। तो बामनी या ब्राह्मणी नदी, कुराल नदी, मेज नदी ये चंबल की सहायक नदियां हैं। और चंबल की अन्य सहायक नदियां गुजाली है, चाकण है, घोड़ा पछाड़ है और बनास नदियां भी सहायक नदियां हैं। अब आप पढ़ांगा बनास नदी। और बनास नदी के अगर बारे में आप देखा तो बनास नदी भी चंबल की मुख्य नदी है और राजस्थान की भी मुख्य नदी है बनास नदी। और इन उपनाम की अगर बात करें तो उपनाम इंगो है विशिष्टि वर्णाशा यानी वन की आशा के नाम आप पुकारी जावे। यानी आ नदी जिन क्षेत्रों प्रवाहित है बड़ा वनीय क्षेत्र सबसे ज़्यादा है, और वनीय क्षेत्र सबसे ज़्यादा है बड़ा जल की उपलब्धता करवावे। ई खातर इन वन की आशा या वर्णाशा के नाम जानी जावे। अगर इन उद्गम स्थल की बात करें बनास नदी की तो वेरों का मठ, खमनोर की पहाड़ियाँ और कुम्मलगढ़ और राजसमंद जिलों आ नदी को उद्गम स्थल माना जाए। यानी वेरोठ मठ है यानी खमनोरगिज की पहाड़ियाँ कुम्मलगढ़ में और कुम्मलगढ़ राजसमंद जिला में, और राजसमंद जिला ई नदी को उद्गम है वो हुए हैं। तो राजसमंद जिला में उद्गम हुआ है और यह पूर्णतः बहने वाली राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। यानी पूर्ण रूप से बहने वाली सबसे लंबी नदी आई है, क्योंकि और नदियाँ हैं वह मध्य प्रदेश में प्रवाहित होने के बाद में राजस्थान और उत्तर प्रदेश में चली जाए, पर तो इंगो जो उद्गम है वो राजस्थान में ही है और राजस्थान के बाद में राजस्थान में अन्य नदियां में मिल जाए। ये खातर इन्हें पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी के नाम पुकारी जाए। इनकी कुल लंबाई की बात करें तो 512 किलोमीटर इनकी टोटल है लंबाई है। तो 512 किलोमीटर टोटल लंबाई है बनास नदी की, और आप पूर्णतः बहने सबसे बड़ी नदी कही जावे। और 7 जिलों में बहने वाली नदी है ये, और किसे किसे जिला में बेवाया राजसमंद जिला में, उदयपुर में, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर में आज चंबल नदी में मिल जावे। तो ये 7 जिला है और 7 जिला में है आप बनास नदी को प्रवाह क्षेत्र है। तो याद रखना है उद्गम है और राजसमंद जिला में, इंग बाद में उदयपुर में जावे, उदयपुर के बाद में चित्तौड़गढ़ में जावे, भीलवाड़ा में जावे, अजमेर में जावे, टोंक में जावे और सवाई माधोपुर में जावे। तो 7 जिला में ये नदी को प्रवाह क्षेत्र है वो मान्य जावे हैं। तो 7 जिला में ये नदी को प्रवाह क्षेत्र है। अगर बात करें रामेश्वर सवाई माधोपुर में चंबल नदी में आ नदी मिल जावे है। तो रामेश्वर जो स्थान है सवाई माधोपुर बटे चंबल नदी में आ बनास नदी मिल जाए, और आज चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी किसी है तो वह बनास नदी है, और बनास नदी है वो रामेश्वर सवाई माधोपुर में चंबल नदी में मिल जावे है। तो याद रखना है आज कितने देखने ला रहा हो बनास नदी है वो खमनोर की पहाड़ियों निकलने के बाद में रामेश्वर सवाई माधोपुर में चंबल नदी में मिल जावे। अब इन सहायक नदियाँ की बात करांगा। इन सहायक नदियाँ किसी किसी है तो बाईं तरफ से मिलने वाली और दाईं तरफ से मिलने वाली 2 प्रकार की नदियां हैं। अगर बाईं ओर से देखा तो कोठारी है, खारी है, डाई है, मानसी है, बांडी है, मोरेल है, सहोदरा है और ढील है। तो ये इनकी सहायक नदियां हैं जो कि बाईं ओर मिले, और दाईं ओर किसी किसी मिले तो बेड़ज है, गंभीरी है और मेनाल है। ये सारी की सारी नदियां हैं वो जो कि दाईं ओर मिलन वाली नदी है।
तो बाईं ओर और दाईं ओर दोनों तरफ याद रखनी है। तना बाईं ओर किसी नदियाँ मिले और दाईं ओर किसी नदियाँ मिले। तो बाईं ओर कोठारी, खारी, डाई, मानसी, बांडी, मोरेल, सौदरा और ढील मिले और दाईं तरफ बेड़च, गंभीरी और मेनाल मिले। अब आप एक नदी की बात करा, आयड़ और बेड़च नदी। आ मुख्य नदी है बनास की सहायक नदियों। आयड़ और बेड़च किया के वही ने। अगर इन उद्गम स्थल की बात करा तो आ गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर इन उद्गम स्थल हुए। तो गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर इन उद्गम स्थल हुए और उद्गम स्थल से उदय सागर झील यानी उदयपुर तक इंगो आयड़ नदी के नाम पुकारी जावे। तो यानी उद्गम स्थल है वो उदय सागर झील और उदय सागर झील है उदयपुर तक है, इंगो नाम है आयड़ नदी के वे। और उदय सागर झील निकलने के बाद में आ नदी है वो बेड़च नदी के नाम पुकारी जावे। तो उदय सागर झील के बाद इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो बेड़च नदी के नाम से। और उद्गम स्थल से उदय सागर झील तक इस नदी का क्या नाम है? तो वो है आयड़ नदी। आयड़ और बेड़च नदी के नाम अलग अलग पुकारी जावे। अब उदयपुर और चित्तौड़गढ़ से होकर के बिगोद, भीलवाड़ा में आ नदी है बनास नदी में मिल जावे। तो उदयपुर और उदयपुर के बाद में चित्तौड़गढ़ में जावे और चित्तौड़गढ़ में जाने के बाद में आ बिगोद क्षेत्र है भीलवाड़ा और भीलवाड़ा जिला में आ बनास नदी में मिल जावे। इन पर मंदार बांध भी बने हुए है उदयपुर में जो आयड़ नदी पर स्थित है। तो मंदार बांध है उदयपुर में आयड़ नदी पर है जो उदय सागर झील पहला है। और इनकी अगर सहायक नदी की बात करा, ओराई, गंभीरी, गुजरी और वागन, ये इनकी सारी की सारी सहायक नदियां हैं। इनके बाद में आप पढ़ांगा मेनाल नदी। और मेनाल नदी के बारे में बात करा तो इनको जो उद्गम है वह मेनाल चित्तौड़गढ़ में। तो मेनाल चित्तौड़गढ़ में इनको उद्गम स्थल है और बिगोद भीलवाड़ा में बनास नदी में आ नदी मिल जावे। तो बिगोद भीलवाड़ा में बनास नदी में मिल जावे और उद्गम है मेनाल चित्तौड़गढ़ में मेनाल नदी को। और यहीं पर एक मेनाल जलप्रपात भी बने हुए हैं चित्तौड़गढ़ में और वो है मेनाल नदी। तो मेनाल जलप्रपात कौन सी नदी पर है? मेनाल नदी पर है। किस जिले में है? चित्तौड़गढ़ जिले में। तो थाना आज चीज भी याद रखनी है। तो बनास नदी की दो नदियां आयड़, बेड़च और मेनाल नदियों के बारे में अध्ययन करो। अब आप पढ़ांगा अन्य सहायक नदियों के बारे में। गंभीरी नदी। अगर गंभीरी नदी की बात करा तो इंगो जो उद्गम हुए तो वो है जावद की पहाड़ियाँ, रतलाम मध्य प्रदेश। तो रतलाम मध्य प्रदेश जावद की जो की पहाड़ियाँ हैं गंभीर नदी को उद्गम स्थल है और चित्तौड़गढ़ से बहती हुई बेड़च नदी में मिल जावे। तो आ नदी बेड़च नदी में चित्तौड़गढ़ जिले में मिले हैं जिसकी नाम है गंभीरी नदी। तो याद रखना है गंभीरी नदी किसी नदी की सहायक है? बेड़च नदी की है। और बेड़च किसकी है? बनास नदी की सहायक नदी है। उद्गम कठू है तो वह जावद की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश रतलाम क्षेत्र। कोठारी नदी इंगो उद्गम है वो दिवेर की पहाड़ियाँ राजसमंद हुए हैं। तो याद रखना है दिवेर की पहाड़ियाँ कटे राजसमंद जिले में है। और राजसमंद और भीलवाड़ा दोनों जिला में बहने के बाद में आप बनास नदी में मिल जाए। तो कोठारी नदी दो जिला में प्रवाहित हुआ है, राजसमंद और भीलवाड़ा हूँ। और इनके बाद में आप बनास नदी में मिल जाए। और इन पर मेजा बांध भीलवाड़ा पर कोठारी नदी पर बने हुए। तो मेजा बांध भी बने हुए कोठारी नदी पर है। इंग सागा सागा अगर बात करा खारी नदी की तो खारी नदी है इंगो जो उद्गम है वो है बिजराल की पहाड़ियाँ राजसमंद जिले में। तो बिजराल की पहाड़ियाँ राजसमंद जिले में ये नदी को उद्गम स्थल है वो मान्य जावे है। तो राजसमंद जिले में खारी नदी को उद्गम हुआ है बिजराल की पहाड़ियों। अगर नोट करके देखा तो राजस्थान में खारी नदी के नाम से दो नदियां प्रवाहित हुए। एक तो है जवाई की सहायक नदियां और एक है बनास की सहायक नदियां। तो एक तो बनास की सहायक नदी है जिसकी है बिजराल की पहाड़ियों जो उद्गम हुआ है राजसमंद। एक है जवाई नदी की सहायक नदी और जवाई है लूणी नदी की सहायक नदी है जिनको खारी नदी है वो सहायक नदी के नाम जानी जावे। अब बनास की और सहायक नदियों की अगर बात करा तो वह है डाई नदी। और डाई नदी को जो उद्गम स्थल है वो किशनगढ़ की पहाड़ियाँ अजमेर निकला। तो किशनगढ़ की जो पहाड़ियाँ अजमेर तो डाई नदी को उद्गम स्थल है एठू। और मानसी नदी की बात करा तो किशनगढ़ अजमेर से निकल करके देवधाम टोंक में बनास नदी में मिल जाती है। तो मानसी नदी भी किशनगढ़ अजमेर में अजमेर निकले और अजमेर निकलने के बाद में देवधाम टोंक में बनास नदी में मानसी नदी मिल जावे। और इंग सहायक नदी की बात करें तो वह है सहोदरा नदी।
तो सहोदरा नदी है वो मानसी की सहायक नदी है। इंग बाद में मानसी नदी की बात करें तो वह भीलवाड़ा में बहने के बाद में खारी नदी में मिल जाए। तो मानसी नदी खारी नदी की सहायक नदी है और आप भीलवाड़ा में बहने के बाद में आ खारी नदी में मिल जाए, याद रखियो। इंग बाद में चंद्रभागा नदी, और चंद्रभागा नदी को उद्गम है वो राजसमंद में हुआ है, और राजसमंद भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ में बहने के बाद में आप मात्रकुंडिया, और मात्रकुंडिया चित्तौड़गढ़ में बनास नदी में मिल जाए। तो बनास नदी की सहायक नदी है चंद्रभागा नदी, और इनका उद्गम है वो राजसमंद जिला हुआ है, और राजसमंद है, भीलवाड़ा है और चित्तौड़गढ़। आ तीन जिलों बहने के बाद में मात्रकुंडिया में आ नदी बनास नदी में मिल जाए। ये थी बनास नदी की सारी सहायक नदियां हैं 12 में। अब आप पढ़ांगा बनास की सहायक नदियां और त्रिवेणी संगम के बारे में। तो बनास नदी किसी है और इनको त्रिवेणी संगम किसी नदियां बनावे। तो द्रव्यवती नदी के बारे में आप देखा तो इनको जो उद्गम है वो नाहरगढ़ की पहाड़ियां जयपुर में, और जयपुर जल से प्रदूषण का सामना कर रही है। तो जयपुर जिले में द्रव्यवती नदी है वो सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी है, और प्रदूषण को सामना भी करे, और इनको उद्गम है वो नाहरगढ़ की पहाड़ियाँ हुआ है जयपुर जिला में। और जयपुर में द्रव्यवती नदी पर रिवर फ्रंट बनाया गया है। तो रिवर फ्रंट है वो किस नदी पर बनाया गया, तो वह जयपुर में द्रव्यवती नदी के, और इनको उद्घाटन करियो 2018 में कने वसुंधरा राज्य ने करियो। तो वसुंधरा राज्य ने द्रव्यवती फ्रंट का रिवर फ्रंट का है वो द्रव्यवती नदी पर किया गया था 2018 में, और इन्हें डूंड नदी जयपुर में जा करके मिल जाए। तो डूंड नदी में मिल जाए जो कि जयपुर में है। इंग बाद में मोरेल नदी, इनको उद्गम स्थल की बात करें तो बस्सी जयपुर में हुआ है, और इनकी सहायक नदियों की बात करें तो डूंड और कालीसील मोरेल की सहायक नदियाँ हैं। और मोरेल बांध है वो दोसा में बने हुए है। मुख्य याद रखना होता है मोरेल बांध किस कट्ठे है तो दोसा में, और मोरेल नदी पर है दोसा और सवाई माधोपुर की सीमा पर बने हुए। तो दोसा और सवाई माधोपुर की सीमा पर बने रहा है मोरेल बांध। अब आप पढ़ांगा त्रिवेणी संगम के बारे में। तो त्रिवेणी संगम वो है जो कि 3 नदियां आगे एक जगह संगम बना हुआ है, तो वे त्रिवेणी संगम है। तो वेणेश्वर त्रिवेणी संगम में वो बने हुए नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में, और किसी नदियां में सोम माई और जाखम नदियां बने हुए हैं। और ट्रिक है बेगी सोजिया माँ। तो बेगी सोजिया माँ ट्रिक याद रखियो। बेगी यानी बेणेश्वर, सोगो सोम नदी, जागो जाखम नदी और मागो माही नदी। इंग सागे सागे रामेश्वर स्वाई माधोपुर, जो रामेश्वर तीर्थ स्थल है या त्रिवेणी संगम जो बने हुए है वो स्वाई माधोपुर में है, और वो चम्बल, बनास और सीप 3 नदियां का संगम पर है। तो इनकी ट्रिक है राम सीप में बन चल, यानी राम है रामेश्वर, सीप है तो वह है सीप नदी में, बन है तो बनास नदी, और चल है तो चंबल नदी। तो ट्रिक था ने याद रखनी है राम सीप में बन चल। तो रामेश्वर तीर्थ स्थल है वो सीप नदी, बनास नदी और चंबल नदी पर बना हुआ है। इनके बाद में 3 नंबर त्रिवेणी संगम बिगोद मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बने हुए हैं, और इंग ट्रिक है बी वन में बेड, यानी बी वन में है के है बेड है। तो बीगो है बिगोद, बनू है बनास नदी, मेंगो है मीनाल नदी, और बेड है बेड़च नदी। बी वन में बेड। राजमहल टोंक वो भी एक त्रिवेणी संगम है जो को 3 नदियां हुआ है। तो राजमहल में बन में खड़ा, तो राजमहल है वो बन में खड़ा है। तो अगर बात करा राजमहल को है राजमहल त्रिवेणी संगम, बन है बनास, में खड़ा को है खारी नदी, डा को है डाई नदी। तो ख से खारी नदी और डा से डाई नदी। इंग बाद में देवधाम टोंक, और देवधाम टोंक जो को है त्रिवेणी संगम है वो 3 नदियां का संगम पर बने हुए हैं। देव में माँ बन बाढ़, यानी देव में माँ है जिकी बनगी बाढ़। तो देव है देवधाम, माँ से है मानसी नदी, बन से बनास नदी, बाढ़ से बाड़ी नदी। तो ये त्रिवेणी संगम है 5, और 5 त्रिवेणी संगम 5 ट्रिक है किसी नदी पर बने हुए हैं। तो क्वेश्चन था पूछो जाएगा तो थे याद रखना है किसी त्रिवेणी संगम किसी नदियां ऊपर बने हुए। तो ये मुख्य नदी
बंगाल की खाड़ी में जल लेके जाना रही। तो आप तीसरे भाग में है वो नेक्स्ट नदियां के बारे में आप अध्ययन करांगा संपूर्ण। तो आज की क्लास के सागे आप विराम देवांगा। आज की क्लास समाप्त होगी, समय अपन इजाजत को नहीं देने ला रहे हो। तो इस आगे तारा सारा ने सीटी एग्जाम की तैयारी करो बढ़िया तरीके लगन और मेहनत के सागे सीटी एग्जाम थारो पास हो जाएगो। और सीटी को सिलेबस है सागे सागे तारो एलडीसी को वीटीए के सागे और कांस्टेबल के सागे सागे भी मैच करें तो सागे सागे तारी आगे भी तैयारी होएगी। तो अपने यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब कर लियो, लाइक कर लियो और कमेंट भी करो थे। ये आशा और विश्वास के सागे तारा सारा को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।